प्रियंका संभव, बजट पेश होने में अब बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और कहीं ना कहीं हम सभी के जहन में ये सवाल आता है कि नए वित्त मंत्री हैं, इनका बजट का पिटारा भी अब नया होने वाला है और इस पिटारे में से न जाने किस तरह के अनाउंसमेंट हो जो हमारी जेब पर क्या असर डालेंगे। टैक्स पेयर का दिल तो यही चाहता है कि टैक्स छूट जरा ज्यादा मिल जाए, टैक्स रेट कम हो जाए, हमें बचत करने के कुछ नए टूल्स मिल जाएं। लेकिन ये जो चाहते हैं ये कितनी पूरी हो सकती है, यानी ये कितनी फीजिबल है, इसी पर आज हम छेड़ेंगे बहस, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब हमारी अर्थव्यवस्था एक कठिन दौर से भी गुजर रही है तो वित्त मंत्री के कंधों पर दारोमदार कुछ ज्यादा ही है और साथ में है टैक्स पेयर की चाहते भी। तो मेरे साथ हैं कुछ खास मेहमान, इंट्रोड्यूस करवाती हूँ आशीष गुप्ता जो कि टैक्स पार्टनर KPMG इंडिया से हैं और ये रखेंगे टैक्स पेयर की बात, यानी ये कहेंगे कि जी हाँ टैक्स पेयर को इतनी सारी चीजें चाहिए लेकिन ये मुमकिन क्यों नहीं है, फीजिबल क्यों नहीं है, इस पर अपनी राय रखने वाले हैं अमिताभ सिंह, सक्षम वेंचर्स के फाउंडर हैं। ये एक टैक्स ट्रेनिंग और एजुकेशन के संस्थान है और इन्हें दोनों जो बातें कहेंगे ये टैक्स पेयर को मन को कितनी भारी है कितनी ही नहीं, ये इस पर मुहर लगाएंगे हमारे टैक्स गुरु यानी हमारे टैक्स एक्सपर्ट सुभाष लखोटिया जी। तो लखोटिया जी, बजट 2014-15 टैक्स पेयर की टॉप मोस्ट डिमांड क्या है? आप टैक्स पेयर से घिरे हुए, उनके बीच में भी बैठे, उनकी बात भी सुनते हैं। एक लाइन की डिमांड है और वही चाहते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं। किसने कहा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नए प्राइम मिनिस्टर ने कहा और साथ में लोग देख रहे हैं 30, 25, 20, 15, 14, 10, 4, 3, 2, 1 एक दिन का लोगों को इंतजार हो रहा है कि कब अनाउंसमेंट आएगा वित्त मंत्री जी का जहां पर हम पाएंगे अच्छे दिन। और अच्छे दिन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टैक्स एग्जम्पशन लिमिट को बढ़ाया जाए, नंबर 1 पॉइंट ऑन द एजेंडा। बिल्कुल, तो नंबर 1 होना चाहिए कि टैक्स एग्जम्पशन लिमिट को बढ़ाया जाए। 1 मिनट का वक्त देंगे हम अपने इन दोनों पैनलिस्ट को। आशीष, क्यों बढ़ना चाहिए टैक्स एग्जम्पशन लिमिट? अगर मैं बहुत सिंपली चलूं कि जो इन्फ्लेशन हुई है उसी को मल्टीप्लाई करें तो 2.5 लाख की तो कम से कम 20% की बढ़ोतरी हुई है इन्फ्लेशन इंडेक्स में, तो 2.5 लाख की तो मिनिमम लिमिट होनी चाहिए। पर जिस हिसाब से हम महंगाई को देख रहे हैं बढ़ती हुई, इस महंगाई के दौर में मेरे ख्याल में 3 लाख की कम से कम मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट होनी चाहिए और 20% के हिसाब से बाकी स्लैब भी आगे बढ़नी चाहिए। 5 की जगह 6 लाख होना चाहिए और 10 की जगह 12 लाख कम से कम होना चाहिए। यानी आपका कहना है महंगाई इतनी, आपका समय भी अब पूरा हो रहा है और 2 लाख को बढ़ा के 3 लाख तो कम से कम होना ही चाहिए। अमिताभ जी, लेकिन आप इससे अग्री नहीं करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लखोटिया जी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया था अच्छे दिन आने वाले, पर किनके अच्छे दिन आने वाले हैं? उनके जो 2 लाख रुपए से कम कमाते हैं या उनके जो कि 2 लाख से ज़्यादा कमाते हैं और वो डिमांड कर रहे हैं कि हमारी एग्जम्पशन लिमिट बढ़ाई जाए? इस देश में अभी तक सिर्फ 3.5 करोड़ इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैं। हमारी पॉपुलेशन है 123 करोड़। अभी जो 2011 की सेंसस आई है उस हिसाब से करीब 20 करोड़ अर्बन पॉपुलेशन है जो कि 21 साल से 60 साल की उम्र में है जो काम करते। उस 20 करोड़ में से सिर्फ 3.5 लाख एसएससीज जो है, 3.5 करोड़ एसएससीज रिटर्न भरते, बहुत कम है। हमारी पर कैपिटा इनकम जो है 75,000 रुपये है, मतलब पर कैपिटा इनकम का 3 गुना हमारी एग्जेम्पशन है। मेरा मानना है कि हर नागरिक को, इस देश का हर एक नागरिक को कुछ टैक्स देना चाहिए, चाहे वो 1% हो या 2% हो। चलिए, तो इनका कहना कि टैक्स, ये तो कड़वी दवाई पिला रहे हैं लखोटिया जी, आप इनके साथ हैं। हमारे जो टैक्स पेयर्स यहाँ पर हैं कितने लोग हैं अमिताभ सिंह के साथ? बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए सब कह रहे हैं। ये कड़वी दवाई किसी को पसंद नहीं आ रही है, सब कह रहे हैं बढ़ा दी जाए। महंगाई को देखते हुए और जो महंगाई बढ़ रही है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स देखते हुए, ये सब देखते हुए कम से कम 3 लाख रुपए तो मिनिमम होनी चाहिए। चाहते तो हम 5 लाख हैं, पर डर ये लगता है कि अगर 5 लाख मांगेंगे ना तो हमारे एग्जम्पशन ले जाएंगे वित्त मंत्री जी, इसलिए कम से कम 3 लाख रुपए होना चाहिए। और आपकी इस बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। चलिए, आपकी बात से सहमत नहीं, आप सहमत हैं हम लोगों की बात से कि होना चाहिए 3 लाख? सर, मैं तो जनता का ही पार्ट हूँ तो उनके खिलाफ मैं क्या बोल सकता हूँ। लेकिन शायद एग्जेम्पशन लिमिट के बढ़ने से ज्यादा एक और चुनौती जो इस सरकार के सामने रहेगी कि वो कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स नेट के दायरे में लेकर आए। लेकिन हम बढ़ते हैं अगली डिमांड की तरफ, ATC की लिमिट जो कि है 1 लाख की। क्यों लखोटिया जी, इसे भी बढ़ाने का वक्त आ गया आपको लगता है? वक्त कई साल पहले आ गया था।
अब तो ऑलरेडी टू मच डिलेड हो गया है, अब तो आना ही चाहिए। बिल्कुल। एटीसी की छूट बढ़े, आशीष? 2005-6 में 1 लाख रुपए की लिमिट डिसाइड करी थी, जबकि हमारा जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स था वो हमारा था 497। आज की तारीख में है 1024। तो कम से कम दुगनी तो होनी चाहिए। पर जैसे लखोटिया जी ने कहा, मैं बिल्कुल इनसे सहमत हूँ कि जितनी आपकी बढ़ती है आमदनी उसके हिसाब से आपका इसकी छूट भी बढ़नी चाहिए। चलिए, एटीसी बढ़नी चाहिए अमिताभ, लेकिन क्यों नहीं बढ़नी चाहिए? आर्थिक चुनौतियां क्या हैं? सबसे पहले तो चुनौती है कि 80C के बेनिफिट पे गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, कितना टैक्स खोती है। 30,000 करोड़ 80C के बेनिफिट पे 30,000 करोड़ टैक्स खोती है सरकार। ये फाइनेंशियल ईयर 12-13 का एस्टिमेट है। आप मान लीजिए कि इस 1 लाख को 2 लाख कर दे, तो क्या हम 30,000 करोड़ और ये सरकार इस समय कहाँ से लाएगी इसको पूरा करने के लिए? हम बजट की बात करें, बजट मतलब खर्च और आमदनी दोनों में बराबरी का बैलेंस होना चाहिए। चलिए, तो आपने ये हमें जरूर समझा दिया कि अगर ऐसा होता है तो किस तरह की आर्थिक चुनौती का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक दर्शक की बात सुनते हैं। यहाँ पर मेरे साथ विवेक सिंह है। विवेक सिंह जी, आपको एटीसी को लेकर क्या कहना है? जो एटीसी का टैक्स एग्जेम्पशन है वो वैसे ही बहुत छोटा है और हम उस पर इतना ज़्यादा भार डाल देते हैं कि ये काफ़ी मोटा होता जा रहा है। जैसे कि हमारी जो ईएलएसएस की सेविंग है, हमारी जो प्रीमियम है इंश्योरेंस का, वो भी उस पर डाल देते हैं। और तो और हम बच्चों की जो ट्यूशन फीस है उसका भार उस पर डालते हैं। जो हमारे को प्रिंसिपल रीपेमेंट, हाउसिंग लोन के प्रिंसिपल रीपेमेंट का जो हमारे को बेनिफिट मिल रहा है, जो वो भी हम इसी में डाल देते हैं। जबकि कम से कम बच्चों की फीस और जो प्रिंसिपल रीपेमेंट है ये तो एटीसी में नहीं आना चाहिए। वैसे ही बहुत मोटा हो गया, ऐसे कुछ दुबला करें वित्त मंत्री जी। बिल्कुल, यानी बास्केट में बहुत ज्यादा सामान भरा हुआ है लखोटिया जी। लेकिन साथ में अमिताभ ने यह भी बताया कि सरकार को इससे भारी नुकसान भी होता है। आप क्या राय देना चाहेंगे जिसमें सरकार का भी नुकसान नहीं हो, टैक्स पेयर का भी अमिताभ जी फायदा की हो? बात बिल्कुल सही है। जहां सही किस लिए? केवल इसलिए कि 30,000 करोड़ का नुकसान एक्स्ट्रा हो जाएगा अगर डबल कर दे तो। परंतु सर, एक ही चीज सोचे कि अगले 2 साल तक जो व्यक्ति भारत में टैक्स नहीं कर देता है, चोरी करता है, उसको पकड़ लें और ऐसे 1.5 करोड़ लोगों को पकड़ लें, उनसे टैक्स ले लें, तो मुझे पूरा भरोसा है कि 30,000 करोड़ रुपए का लॉस बिल्कुल नहीं होगा। और जो लोग टैक्स दे रहे हैं वो खुश होंगे कि हाँ देखो, हमें भी थोड़ी राहत मिली है। यानी जो टैक्स दे रहे हैं वही सिर्फ उनसे ही सिर्फ टैक्स वसूलते ना रहिए, जो टैक्स की चोरी कर रहे हैं उसको पकड़ने के लिए भी एक रोड मैप लेकर जरूर आइए। वित्त मंत्री जी ये कह रहे हैं आपके टैक्स पेयर्स। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम रहेंगे आप ही के कुछ और मुद्दों के साथ और समझेंगे कि क्यों आना चाहिए इस बजट में टैक्स से जुड़े कुछ नई चीजें। वेलकम बैक। बजट बहस में हम समझ रहे हैं कि जिस तरह हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही टैक्स पेयर की हर मांग के 2 पहलू हैं। एक पहलू तो यही है कि झट से वो मिल जाए उन्हें, और दूसरा पहलू है कि वो कितना फीजिबल है। इस पर हमारे 2 एक्सपर्ट केपीएमजी से आशीष गुप्ता और सक्षम वेंचर के अमिताभ सिंह अपने अपने व्यूज और काउंटर व्यूज रख रहे हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन एक ऐसा ही मुद्दा रहा है जिसकी मांग सैलरीड एम्प्लॉयज अब काफी लंबे समय से कर रहे हैं। 2005-6 में स्टैंडर्ड डिडक्शन को हटा दिया गया था, लेकिन क्या अब वापस लाना चाहिए स्टैंडर्ड डिडक्शन? आशीष, इसके पक्ष में आप क्या कहना चाहेंगे? स्टैंडर्ड डिडक्शन मेरे ख्याल में एक जो व्यवसायी आदमी है और जो वेतनभोगी है, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बिल्टअप करता है। क्योंकि जो व्यवसाय में है उनके बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो कि आमदनी को कमाने के लिए होते हैं, जो कि उनको जिसकी डिडक्शन मिलती है। जबकि वेतनभोगी बहुत सारे खर्चे ऐसे करता है, जो कि आपका ट्रैवल के लिए खर्चा हो गया, आपकी किताबें आप खरीदते हैं पढ़ने के लिए, बहुत सारे इस तरह के खर्चे होते हैं, टेलीफोन का खर्चा करते हैं, बहुत सारे इस तरह के खर्चे होते हैं जो कि वेतनभोगी करता है अपनी आमदनी अर्न करने के लिए, पर उसको उसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलती। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि जस्ट एक बैलेंस बिल्टअप करने के लिए आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन इंट्रोड्यूस करना चाहिए। लेकिन ये डू अवे कर दिया गया था 2005 में। आप ये मानते हैं कि इसे अब इसकी जरूरत नहीं है? हम गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे? जो चीज़ को 2006 में दफना दिया गया उसको गड़े रहने दीजिए। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन जब शुरू हुआ था, और ये 1922 के एक्ट से चली आ रही है, ये बाबा आदम के ज़माने से, और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि अगर एक सैलरी अर्नर वेतनभोगी जो है कुछ खर्च कर रहा है अपनी तरफ से ट्रैवल में, किताबों के लिए, तो उसके लिए वो एक डिडक्शन मिलती थी। पर आज अगर आप कोई भी कॉरपोरेट सेक्टर में देखेंगे,
उनको ट्रैवलिंग के लिए सुविधाएं दी जाती है, बसें दी जाती हैं, उनको ट्रैवल कन्वेंस दिया जाता है, किताबों के लिए उनको अलग अलाउंस दी जाती है, सारी सुविधाएं दी जा रही है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये 20,000 रुपये या 30,000 रुपये किस लिए, कौन सा खर्चा है जो उनके वेतन कमाने में उनको जो है उनका एम्प्लॉयर नहीं दे रहा। चलिए, तो कितने लोग सहमत हैं कि नहीं होना चाहिए स्टैंडर्ड डिडक्शन और कितने चाहते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन? चाहते हैं होना चाहिए। तो पंकज बत्रा जी, आप क्या इंटरेस्टिंग बात कह रहे थे, मुझे बताइए। मैं उम्मीद करता था कि मोदी सरकार में जो हमारे नए वित्त मंत्री आए हैं, हम जितने भी गवर्नमेंट के या प्राइवेट सेक्टर के सैलरीड एम्प्लॉइज हैं उनको एक अपना आकर्षण देंगे, और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन बहुत पुरानी चली आ रही, जिसे अमिताभ जी ने बताया, बिल्कुल सच बात है, ओल्ड इज गोल्ड। जो गलती होगी 2005-6 में, वो दोबारा गलती सुधार के स्टैंडर्ड डिडक्शन आनी चाहिए, और सैलरी क्लास के जितने पर्सन हैं उनको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। जो लिमिट 30,000 रुपये की थी, 5 लाख तक जिसकी सैलरी थी, उसकी लिमिट 30,000 रुपये थी, और वो लिमिट दोबारा आए और महंगाई के साथ इन्फ्लेशन बढ़ जाए तो मैं उसका स्वागत करूंगा। ये मेरी वित्त मंत्री से अनुरोध है। धन्यवाद। बिल्कुल। तो चलिए लखोटिया जी, ये तो हमारी डिमांड है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को वापस लाना चाहिए। हमने दोनों सुन लिया, इसके विरोध में और इसके पक्ष में, लेकिन हम लोग कहीं अनरीजनेबल तो नहीं हो रहे हैं? मैं तो ये कहूंगा बल्कि स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ जाना चाहिए और एक लिमिट हो जानी चाहिए, 1,00,000-2 लाख रुपए, और अन्य परक्विजिट्स पे टैक्स लग जाना चाहिए। अन्यथा वेतनभोगी कर्मचारी के लिए जहां उसे एचआरए भी मिलता है, एलटीए मिलता है, वहां पर भी ढेर सारी समस्याएं हैं। चलिए, तो एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड स्टैंडर्ड डिडक्शन की या टैक्स पेयर्स की नजर रहेगी 10 जुलाई 2014 में कि वित्त मंत्री जी के पिटारे से इससे लेकर खुशखबरी आती है या हमें कड़वी दवाई पीनी पड़ती है। लेकिन एक कड़वी दवाई जो सभी को चुभती है वो है होम लोन के इंटरेस्ट पर 1.5 लाख की छूट मिलती है सेक्शन 24 के तहत। इसे बढ़ाने की जरूरत है आशीष? जो होम लोन पे छूट मिलती है, आप सोचिए कि कब वो हमारे को छूट मिलनी शुरू हुई थी। सन 2000 में। सन 2000 में 30,000 से इसको 1.5 लाख रुपए किया गया था। 2000 से लेके आज की तारीख में अगर हम मकान खरीदने जाएं तो आप देखिए कितने गुना कीमत बढ़ चुकी है। मेरे ख्याल में जो उस समय 10 लाख रुपए का मकान था, आज की डेट में 1.5 करोड़ रुपए का भी नहीं मिलता। तो आप खुद ही समझ लीजिए ये बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए। बिल्कुल, ये बढ़नी चाहिए, ये तो आशीष ने कह दिया, लेकिन क्यों नहीं बढ़नी चाहिए ये सुनने में मैं ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगी। अमिताभ जी, इनकम टैक्स में कोई भी सुविधा दे रही है, कोई भी अगर हम बेनिफिट दे रहे हैं तो एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए। हम जो आदमी मकान खरीद सकता है, इस पोजीशन में है कि मकान खरीद सकता है और उसमें रह सकता है, तो उसको हम होम लोन की डिडक्शन दे रहे हैं। पर आप सेक्शन 80GG ले लीजिए, जहाँ पे आदमी किराए में रह रहा है और उसको कोई हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिल रहा है। 1998 से वो जो अलाउंस है उसकी डिडक्शन सिर्फ 2,000 रुपये तक सीमित है। वो क्यों? हम सिर्फ होम लोन कह रहे हैं। दुनिया में सारे मकान मालिक बैठे हुए हैं यहाँ पे। कितने लोग यहाँ पे, कितनी जनता है जो किराए पे देती है और जिनको हाउस रेंट चिंतन अलाउंस हमारे बीच में किराए के घर में रहते हैं। चिंतन, हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि जो आपने मेंशन किया 80GG के अंदर जो अपर लिमिट है वो 2,000 रुपये फिक्स की हुई है और ये काफ़ी टाइम से फिक्स की हुई है। तो मेरा रिक्वेस्ट है वित्त मंत्री जी से कि इस लिमिट को बढ़ा दिया जाए और इसे कर दिया जाए कम से कम 25% इनकम जो इंडिविजुअल की है वो रख दी जाए, ताकि एक इंडिविजुअल जो है वो आराम से अपना किराया भी दे सके और उसमें उसे बेनिफिट भी मिल सके। टैक्स करो, दो बातें यहाँ पर मिल गई। इंटरेस्ट की बात भी कर रहे हैं और कम से कम एक पॉइंट में हमारे जो विपक्ष के मित्र हैं वो कह रहे हैं कि आप इंटरेस्ट को तो वहीं रहने दीजिए, रेंट में लोगों को जो दिक्कत हो रही है उसे बढ़ाइए। मकान के दाम इतने बढ़ गए, इसलिए महंगाई को देखते हुए 2.5 लाख 3 लाख रुपए कम से कम डिडक्शन मिलना चाहिए ब्याज के लिए। और दूसरी बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, आयकर की धारा 80GG। आधा नहीं पढ़े, हमारे दोस्तों को बतला रहे, पूरा पढ़े हमेशा इनकम टैक्स का लॉ। आधे तक पढ़ेंगे खुश हो जाएंगे। अगर आपका अपना मकान नहीं है, 25% ऑफ योर इनकम तक किराया दे सकते हो। खुश हो गए ना? अगर मेरी इनकम 10 लाख है तो साल का 2.5 लाख रुपए तक मैं दे सकता हूं किराया। पर आगे की लाइन बोलती है सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2,000 रुपीज पर मंथ ओनली। तो बदलिए, की बात है, तो बदलने की जरूरत है। बदलने की ये जरूरत है, सरकार अगली लाइन को ही केवल काट दे, कुछ नहीं बदलना है। अर्थात आपकी इनकम का 25% तक आप दे सकते हैं किराया। और या सरकार ऐसा करे, घबराओ नहीं बच्चों, हम आपको मकान दिलाएंगे 2,000 रुपए महीने में, फिर तो चलेगा मुझे। ब्रेक के बाद टैक्स से जुड़े कुछ और मुद्दों पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि टैक्स पेयर्स का दिल क्या चाहता है बजट 2014 से।
बजट पर देख रहे हैं ये खास बहस। बजट कुछ ही दिनों में पेश होने वाला है और टैक्स पेयर्स के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं क्योंकि उन्हें वादा किया गया था अच्छे दिनों का। चुनाव अभी बीते हैं तो इसलिए एक पॉपुलिस्ट बजट तो पेश नहीं होगा, लेकिन अच्छे दिनों तक पहुंचने के लिए क्या कड़वी दवाई खानी पड़ेगी? टैक्स पेयर्स यही पूछ रहे हैं और टैक्स पेयर्स के मन में कई सवाल हैं, कई चाहते हैं। टैक्स पेयर हैं गौरव गुप्ता और इन्हीं के सवाल में छुपा है हमारा अगला टॉपिक। गौरव जी, वित्त मंत्री से अनुरोध है कि जो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, हमारा आने जाने का पर डे खर्चा मिनिमम 500 रुपये है, जबकि साल में हमें महीने में खाली 800 रुपये की छूट दे रहे हैं वो, क्योंकि 15,000 रुपये महीने खर्चा है, वो लिमिट बढ़ाई जाए। बिल्कुल, और इनका ही जो सवाल है मैं अपने पैनलिस्ट को भी बोलूंगी और सभी से बोलना चाहूंगी कि क्या टैक्स फ्री अलाउंसेस जो मिलते हैं, जैसा कि इन्होंने कहा ट्रांसपोर्ट अलाउंस 800 रुपए प्रति महीना, इसी तरह हमें मेडिकल इन्वेस्टमेंट मिलता है 1250 रुपए प्रति महीना, यानी 15,000 पूरे साल का। इसको बढ़ाने का वक्त आ गया है। आशीष, आप गुजारिश करेंगे वित्त मंत्री जी से? मैं लखोटिया जी की बात से सहमत होऊंगा उसमें, क्योंकि लखोटिया जी ने शुरू में कहा था कि बढ़ाने का वक्त तो बहुत पहले जा चुका है। आज की तारीख में तो 800 रुपये मजाक लगता है। अगर आप सोचेंगे 1998 में 800 रुपये की लिमिट इंट्रोड्यूस करी थी, 1998 से आज 2014 में है। क्या आप सोच सकते हैं डीजल और पेट्रोल की कीमत 1998 में मेरे ख्याल 20 या 22 रुपये थी और आज की डेट में पेट्रोल की कीमत 72 रुपये है। तो कम से कम 3 गुना तो पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है। तो अगर मैं उसको देखूंगा तो अगर बहुत ही एक आम आदमी जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करता है उसके पर्सपेक्टिव से भी अगर मैं देखता हूं तो भी कम से कम 3 से 4 हजार रुपए की तो कम से कम इसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस की लिमिट होनी चाहिए। महंगाई की तलवार लटक रही है अमिताभ जी, इसमें इसको रैशनलाइज करने का वक्त आ गया, या आप मानेंगे कि नहीं अभी ये भी नहीं हो सकता? मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी चाहिए, आपको सारे टैक्स फ्री अलाउंस भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? आप कह रहे स्टैंडर्ड डिडक्शन इसीलिए होता है कि हमारे जो आने जाने का खर्चा है वो मीट हो, उसके अलावा आप चाहते हैं कि 5,000 रुपये आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिले। तो ये तो दोनों हाथ में लड्डू की तरह हो गया, कहीं तो छोड़ो यार। चलिए, लेकिन हजारों ख्वाहिशें ऐसी हैं कि हर ख्वाहिश पे हमारा जो है दिल आ गया है। लखोटिया जी, क्या करें, क्या छोड़ें, क्या रखें? बजट में कुछ मिलेगा या सिर्फ कड़वी दवाई? बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। स्ट्रांगली मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, 100 रुपए मिलता है आज अलावेंस वेतनभोगी कर्मचारियों को। चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस पढ़ाई चाहिए हमारे बच्चों के लिए। आपका एग्जम्पशन है 100 रुपए महीना। ये सोचिए, मजाक नहीं तो क्या है। सुपर रिच टैक्स चिदम्बरम जी ने लगाया था और साथ में एक बहुत ही एक ऐसा आंकड़ा दिया था जो बता रहा था कि 1 करोड़ कमाने वाले हमारे देश में केवल कुछ 42,300 लोग हैं। सुपर रिच टैक्स रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? बहुत जल्दी चाहूंगी, समय कम है। सुपर रिच टैक्स आम आदमी के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो उनको तो यही लगेगा कि यार जो ज्यादा कमा रहा है उसको ज्यादा टैक्स देना चाहिए, परंतु यदि आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी वही लोग कर रहे हैं। जितना ज्यादा पैसा उनके हाथ में होगा उतना वो इन्वेस्ट कर पाएंगे, उतना इन्वेस्ट कर पाएंगे तो उतना ही डेवलपमेंट बेटर होगा। तो मेरे हिसाब से सुपर रिच टैक्स को का समय आ गया है कि अब हटा देना चाहिए। हटाने की बात करने लगे ये जनाब जो हमें बता रहे थे कि ये फॉर रहेंगे। आप भी चाहते हैं हटा दिया जाए सुपर रिच टैक्स? बिल्कुल हटा दिया जाए। मैं कहता हूं कि सुपर रिच टैक्स के बदले आप सुपर रिच टैक्स इवेडर्स के पीछे जाओ, उनको पकड़ो जो कि बहुत पैसा कमाते हैं और एक भी टैक्स नहीं देते। बट ये जो सुपर रिच टैक्स है, आप कोई भी देश देख लो जहां पे भी टैक्स रेट बढ़ रहा है, सुपर रिच जो है वो उस देश को छोड़ के किसी और देश में जा रहे हैं। वेतनभोगी लोग क्या सोचते हैं? सुपर रिच टैक्स हटाना चाहिए? लखोटिया जी, हमारे दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं हटा दीजिए, टैक्स पेयर कह रहे हैं कि दोनों हमारे पैनलिस्ट तो एग्री हो गए, एक मत हो गए कि भाई हाँ, पर हमारे दर्शक इसलिए शायद रो रहे हैं कि वो सुपर रिच में नहीं है। उनको ये बोलो, अगर आप सुपर रिच हो गए तो फिर क्या बोलेंगे, हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? बल्कि मेरा तो यही मानना है, अगर सुपर रिच टैक्स रहेगा तो भारत का पैसा वापस विदेशों में चले जाएगा। बल्कि जरूरत आज इस बात की है, सुपर रिच एग्रीकल्चरिस्ट के ऊपर टैक्स लगाओ। आज करोड़ों रुपए उसकी इनकम टैक्स बिल्कुल नहीं, मर्सिडीज गाड़ी में घूमता है वो और टैक्स बिल्कुल नहीं देता। बिल्कुल, एग्रीकल्चर इनकम जो अभी तक टैक्स के दायरे में नहीं आई है वो आनी चाहिए, लेकिन एक इनकम जो आ गई है टैक्स नेट के दायरे में, हमें बराबर ला दिया है, वो है औरतों का जो स्लैब है। शशि लोहिया जी, आपको क्या परेशानी हो रही है बताइए, हम यहाँ रखते हैं सबके सामने। मेरा सवाल ये है कि आज से 2 साल पहले महिलाओं की इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट काफ़ी ज़्यादा होती थी, लेकिन अब वर्तमान समय में पुरुषों और महिलाओं की बराबर है।
ऐसा क्यों तो लखोटिया ऐसा जी? क्या गुनाह मतलब ऐसा हमने क्यों किया है? आशीष, आपको नहीं लगता है महिलाओं के लिए अलग एग्जाम्पशन लिमिट होनी बिल्कुल चाहिए? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि एक तो महिलाएं हमारी जो उनको आर्थिक इंडिपेंडेंस जो मिलनी चाहिए, जो ये थोड़ी सी लिमिट का डिफरेंस है, वो एक आपको एडिशनल मनी प्रोवाइड करता है, जो कि आप अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी आर्थिक निर्भरता के लिए इम्पोर्टेंट है। बीवी से करें प्यार, वो एग्जाम्पशन लिमिट को बढ़ाने की डिमांड करेंगे। अमिताभ जी, आप भी हमारे साथ ही होंगे इसमें। बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, बट मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि ऐसे तो महिलाएं कहती है कि हमें पुरुषों के बराबरी में होना चाहिए, हर कुछ जो है हम उनसे कोई फेवर नहीं चाहते, बट जहाँ पे इंसेंटिव और टैक्स और बेनिफिट की बात आती है वो दूसरे ग्रुप में जाके खड़े हो जाते हैं। ये टैक्स एग्जाम्पशन लिमिट औरतों की बढ़नी चाहिए लखोटिया जी, बराबरी सब में मिलनी चाहिए, इससे मैं भी मानती हूँ। अगर बोले कि नहीं भी बढ़े तो मुझे लगता है आज घर में कैसे जाएंगे। हाँ, सारे पुरुष घर में अगर रहना है अपने घर में तो बोलना तो पड़ेगा ही कि हाँ महिलाओं के लिए अलग से बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर कितने लोग हैं जिन्हें लगता है महिलाओं के लिए अलग टैक्स एग्जाम्पशन लिमिट होनी चाहिए? चलिए, तो हम सब एक हैं कि टैक्स एग्जाम्पशन लिमिट महिलाओं के लिए बढ़नी चाहिए। इसी के साथ आज बिल्कुल सीनियर सिटीजन्स के लिए भी कुछ खास अलग होना चाहिए। तो लखोटिया जी, कार्यक्रम खत्म करने का वक्त हो गया है। अंतिम में आपका अंतिम फैसला क्या होगा? टैक्स पेयर्स की चाहते तो बहुत है, हर चाहत तो पूरी नहीं होने वाली है, लेकिन आप क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं? वित्त मंत्री जी, हमारे सभी टैक्स पेयर्स की लाइफ रियल सिंपल करें। केवल इनकम टैक्स लगे, न लगे सरचार्ज, न लगे एजुकेशन सेस 2 तरह के, न लगे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और न लगे वेल्थ टैक्स। हाँ, मेरे साथी सोच रहे हैं कि अगर ये नहीं लगेंगे तो पैसा कहां से आएगा। मेरा मानना है पैसा बरसेगा जम के अगर ऐसे लोगों को पकड़ेंगे जो टैक्स की चोरी कर रहे हैं। मैं चाहता हूं हमारे साथी क्या चाहते हैं? लाइफ सिंपल चाहिए, बिल्कुल सिंपल चाहिए। टैक्स देने में कोई तकलीफ नहीं है लोगों को, चोरी नहीं करना चाहता भारत का टैक्स पेयर, चाहता है लाइफ सिंपल हो, इजी हो, रिफंड जल्दी मिले। रिफंड जल्दी मिले, रिफंड को लेकर के भी काफी समस्याएं झेल रहे हैं और उम्मीद ये है कि कोई नया टैक्स नए वित्त मंत्री लेकर नहीं आए। निगाहें टिकी रहेंगी बजट 2014 पर। आज के लिए हमें यही इजाजत दीजिए, नमस्कार।